यूक्रेन युद्ध खत्म करने की योजना बताएं। रूस की संसद के एक सदस्य ने व्लादिमीर पुतिन से जोरदार मांग की, जिससे राष्ट्रपति हिल गए। संसद को ये बातें कहने की अनुमति नहीं है। मुझे बताने दीजिए, इन लोगों को पता है कि उन्हें झुककर चापलूसी करनी चाहिए। मना हो या ना हो, ये बात अभी कही गई। युद्ध काफी लंबा चला है, रूस पतन के कगार पर है और ये सब पुतिन की गलती है। पुतिन गुस्से में है, लेकिन वह मानते हैं कि उन्हें अभी उस जगह से कड़वी सच्चाई का सामना हुआ है जो उनकी कहानी को समर्थन देती थी। रूस की संसद को हिला देने वाले और क्रेमलिन के केंद्र तक झटके भेजने वाले बयानों में व्याचेस्लाव मर्कायेव ने उस कहानी पर करारा प्रहार किया है जिसे पुतिन ने अपनी यूक्रेन पर चढ़ाई के बाद से गढ़ा है। राज्य ड्यूमा के डिप्टी और रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, जो पुतिन का विरोध करने वाली कुछ पार्टियों में से है। मर्कायेव ने लंबे तीखे भाषण में पुतिन पर अप्रभावी नेतृत्व का आरोप लगाया। फिर उन्होंने उन कारणों की सूची बताई जिससे वे अपने बयान को 100% सही मानते हैं। पूरी रूस में फैला भ्रष्टाचार पुतिन की नीतियों से मजबूत हुआ एक कुलीन तंत्र, और सबसे गंभीर बात वो तबाही जिसे मर्कायेव आबादी के सबसे सक्रिय और प्रजनन क्षमता वाले हिस्से का विनाश कहते हैं। अब ये सब पुतिन के कंधों पर है। संदेश स्पष्ट है, पुतिन ने यूक्रेन में अपने खूनी अभियान में रूस की एक पूरी पीढ़ी कुर्बान कर दी। अब उन्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। भ्रम का समय खत्म हो चुका है। देश सामाजिक विस्फोट के कगार पर है और इसका पूरा दोष जमी हुई सत्ताधारी ताकतों पर जाएगा। मर्कायेव ने पूरे रूसी संसद के सामने पुतिन की आलोचना करते हुए कहा। उन्होंने कहा, ऐसे हालात रहे तो सामाजिक अशांति और अराजकता बढ़ सकती है। मर्कायेव ने रूस के नेता को अपने अंतिम संदेश में कहा कि पश्चिम इसका फायदा उठाकर रूसी राज्य सत्ता के अवशेषों को नष्ट कर देगा। इन टिप्पणियों की खासियत है इनकी बेबाकी। ये कोई नीति निर्माता नहीं है जो ये अस्पष्ट दावा कर रहा हो कि शायद, बस शायद, पुतिन ने अपने चारों ओर गलत लोगों को इकट्ठा कर लिया है और उन्हें अपनी दिशा बदलने पर विचार करना चाहिए। ये रूस की संसद से सीधे सत्ता के केंद्र तक दी गई एक चेतावनी है और इसमें कहा गया है कि पुतिन एक असफल नेता है जिन्हें जल्द ही उन्हें उनकी हद बता दी जाएगी। लेकिन यही वह जगह है जहां यह पुतिन के लिए वाकई गंभीर हो जाता है। ये सिर्फ किसी बागी सांसद का हमला नहीं है। मर्कायेव रूस में बढ़ते गुस्से का प्रतीक है जो पुतिन समर्थक क्रेमलिन गिरोह और उन लोगों तक भी पहुंचता है जिन पर पुतिन ये भरोसा करते हैं कि वे यूक्रेन में उनके खूनी अभियान के लिए खुशी खुशी जान दे देंगे। मर्कायेव रूस में राष्ट्रपति के खिलाफ खड़े होने वाले नए प्रमुख व्यक्ति हैं। मई मध्य में रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के स्टेट ड्यूमा डिप्टी रेनेट सुलेमानोव ने एक इंटरव्यू में कहा कि विशेष सैन्य अभियान रूस पर विनाशकारी असर डाल रहा है। सांसद ने कहा कि रूस की अर्थव्यवस्था यूक्रेन युद्ध लंबा चलने पर नहीं टिक पाएगी क्योंकि सैन्य खर्च बजट का 40% से ज्यादा हो गया है और सैन्य क्षेत्र की वस्तुओं की कोई उपभोक्ता उपयोगिता नहीं होती। इसी समय कम सैन्य खर्च के साथ बजट अपनाना सबसे कठिन काम नहीं है, लेकिन रक्षा उद्योग में काम करने वाले लोगों का क्या होगा जो अभी सेना में है? उनमें से 10 लाख लोग नागरिक जीवन में लौटेंगे। नौकरियां, तनख्वाह और सामाजिक अनुकूलन कहाँ हैं? सुलेमानोव ने पूछा। उनकी बात सही है, पुतिन के पास यूक्रेन के बाद की योजना नहीं है। जैसे रूस अभी यूक्रेन में क्या कर रहा है इसका भी नहीं है। एक और राजनेता ने भी रूस के नेता की कड़ी आलोचना की। ये हस्तियां रूस की कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। वे अब ज्यादा साहसी है, लेकिन फिर भी पुतिन की विरोधी पार्टी है, इसलिए ड्यूमा में ऐसा कहना स्वाभाविक है। शायद अगर आप पुतिन की उस प्रवृत्ति को भूल जाए जिसमें वे अपने विरोधियों को किसी न किसी तरह से गुलाग्स में या खुली खिड़कियों से गिरा देते हैं। स्पष्ट करने के लिए, सिर्फ विपक्षी नेता ही पुतिन की आलोचना नहीं कर रहे। पुतिन के शासन को खत्म करने की मांग करने वालों में इलिया रेमेंजलोव भी शामिल है। युद्ध के अधिकांश समय में वे पुतिन के सबसे बड़े चापलूसों में से एक रहे हैं क्योंकि उन्होंने वर्षों तक पुतिन के शासन के आलोचकों के खिलाफ अभियान चलाया और उन पत्रकारों के खिलाफ बदनाम करने की मुहिम चलाई जिन्होंने पुतिन की विफलताओं को उजागर करने की हिम्मत की। अब रेमेंजलोव ने पुतिन से किनारा कर लिया है। वह क्रेमलिन समर्थक से
पुतिन को गिराने वाले बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने टेलीग्राम पर अपने 90,000 फॉलोअर्स के लिए एक पोस्ट प्रकाशित की जिसमें उन्होंने उन कारणों को समझाया कि अब वो उस राष्ट्रपति का समर्थन क्यों नहीं करते जिसे उन्होंने इतने वर्षों तक प्यार करने का दावा किया था। हम फिर वही दलीलें देखते हैं, कमजोर सैन्य नेतृत्व, असफल युद्ध में रूसियों की एक पूरी पीढ़ी की मौत और रूस की अर्थव्यवस्था का पतन। रेमेजलोव ने अपने लेख में कहा कि पुतिन वैध नेता नहीं है, उन्हें इस्तीफा देकर युद्ध अपराधी के रूप में मुकदमा चलना चाहिए। इसमें कोई गलती ना करे, ये विरोधी लोग चूहे हैं और ये वही कर रहे हैं जो चूहे करते हैं, यानी जब जहाज डूबने वाला होता है तो भाग जाते हैं। अभी पुतिन वही है, एक ऐसा जहाज जो खुले समुद्र में बुरी तरह से तबाह हो चुका है। जो लोग कभी उनका समर्थन करते थे वे भाग रहे हैं। जो लोग शायद डर के कारण उनका समर्थन करने का नाटक करते थे कि अगर वे समर्थन नहीं करेंगे तो पुतिन क्या करेंगे, वे अब बहुत ज्यादा बहादुर हो गए हैं। अब डर खत्म है, संदेश भेजा जा रहा है। रूस सामाजिक पतन के कगार पर है। ये सब पुतिन की गलती है। पुतिन इन नेताओं और पूर्व साथियों की बातों से नाराज हो सकते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि ये बातें रूसी जनता पर असर डाल रही हैं। अगर बस कुछ प्रमुख लोग पुतिन की आलोचना करते तो रूस के नेता को चिंता नहीं होती। रूस में बहुत सी खुली खिड़कियां हैं और कुछ लोगों के लिए खतरनाक तरीके से गिर पड़ने के भरपूर मौके भी हैं। लेकिन पुतिन की असली समस्या यह है कि रूसी जनता के बीच अंदर ही अंदर गुस्सा पनप रहा है, जो सांसदों के मुंह से निकल रहे इस गुस्से के साथ साथ चल रही है। सर्वेक्षणों पर नजर डालते हैं। रुको, हम नहीं कर सकते। क्यों? जैसा कि टेलीग्राफ ने बताया, रूसी जनमत अनुसंधान केंद्र या VCIM, जो एक राज्य नियंत्रित सर्वेक्षण एजेंसी है, अब पुतिन के लिए पहले खुले तौर पर प्रकाशित किए जाने वाले विश्वास रेटिंग्स को प्रकाशित नहीं करेगा। हम खुले शब्द का उपयोग व्यंग में नहीं कर रहे। VCIM खुले और बंद दोनों सर्वेक्षण करता है। इस दूसरे तरह के सर्वेक्षण में सर्वेक्षणकर्ता सीधे पूछता है कि लोग पुतिन और उसके जैसे लोगों पर भरोसा करते हैं या नहीं। लेकिन खुले सर्वेक्षण अलग होते हैं। इनमें उत्तरदाताओं से बिना किसी संकेत के उन राजनेताओं का नाम बताने के लिए कहा जाता है जिन पर वे भरोसा करते हैं, और यही सर्वेक्षण आपको 2026 में औसत रूसी के पुतिन पर भरोसे की असली स्थिति बताते हैं। मार्च में बंद सर्वेक्षणों में पुतिन के बारे में पूछे गए लोगों में से 70% से अधिक ने दावा किया कि वे रूस के नेता पर भरोसा करते हैं। ये उतना अधिक नहीं है जितना पुतिन देखना चाहते थे, लेकिन ऐसे सर्वेक्षण के लिए काफी अच्छा है, जिसमें छुपी हुई चेतावनी होती है कि जो कोई भी कहेगा कि उसे अपने नेता पर भरोसा नहीं है, उसे सजा दी जा सकती है। लेकिन उसी महीने के खुले सर्वेक्षणों में केवल 29.5% रूसियों ने सीधे तौर पर पुतिन का नाम उस राजनेता के रूप में लिया जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं, इससे पहले कि इस तरह के सर्वेक्षण को अप्रैल में रहस्यमय तरीके से बंद कर दिया गया। ये आपको वो सब कुछ बता देता है जो आपको वास्तव में जानना चाहिए। जब उनसे सीधे तौर पर पुतिन के बारे में नहीं पूछा जाता तो रूस के लोग कह रहे हैं कि वे उस काम को करने के लिए किसी पर भी भरोसा करेंगे, बस पुतिन को छोड़कर, जो वह पिछले 1/4 सदी से कर रहे हैं। आइए इन सर्वेक्षणों पर नजर डालते हैं। 22 मई की रिपोर्ट में मेडूजा ने बताया कि रूस की एक और प्रमुख पोलिंग संस्था पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन के सर्वेक्षणों में पुतिन की स्वीकृति रेटिंग पिछले 1 साल में सबसे कम है। ये अब भी काफी ऊंचा था। 71% लोगों ने कहा कि उन्हें लगता है पुतिन अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन याद रखें, हमने ऐसे बंद सर्वेक्षणों के बारे में पहले भी देखा है। जब सीधे पुतिन के बारे में पूछा जाता है तो ज्यादातर रूसी डर के कारण यही कहते हैं कि वह अच्छा काम कर रहे हैं। इस खास सर्वेक्षण में इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों से सवाल पूछा गया उनमें से 14% लोग इतने बहादुर थे कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पुतिन अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जो कि फिर से 1 साल में सबसे ज्यादा संख्या है। पुतिन पर भरोसा सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद और पूर्व क्रेमलिन समर्थक प्रचारक ही नहीं खो रहे हैं। रूसी लोग ईमानदारी से बता रहे हैं कि वे अब अपने नेता के फैसलों पर भरोसा नहीं करते। लेकिन ये तो सिर्फ वे नतीजे और कार्रवाइयां हैं जो हमने सार्वजनिक रूप से देखी हैं। रूस में असंतोष की गहराई इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि लीक हुए दस्तावेजों से पता चला है कि पुतिन के लिए समर्थन सिर्फ कमजोर नहीं हो रहा, बल्कि तेजी से गिर रहा है। ये रूस के नेता के लिए सब बदल देता है। इससे पहले कि हम समझाएं
क्यों ये मिलिट्री शो है और ऐसे रिपोर्ट्स के कारण ही हम वीडियो बनाते हैं। हम यूक्रेन युद्ध की सच्चाई उजागर करते हैं और सुर्खियों से आगे गहराई में जाते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करना न भूलें। अपने नेता के खिलाफ मार्कायव के तीखे हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने खुलासा किया कि यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों ने क्रेमलिन के अंदर से गोपनीय रूसी दस्तावेजों को इंटरसेप्ट किया है। ज़ेलेंस्की ने बताया कि दस्तावेजों की जानकारी रूस के नेता के लिए अच्छी नहीं है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन से असंतुष्ट रूसियों के पूर्वानुमान संकेतक लगातार बढ़ेंगे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पुतिन पहले ही इस बात का अभ्यस्त होने लगा है कि असंतोष की बढ़ोतरी को रोका नहीं जा सकता। यह संकेतक सितंबर से पहले स्थिर नहीं होगा जब रूस में संसदीय चुनाव हैं। अगर आप व्लादिमीर पुतिन हैं, ये आंकड़े डरावने हैं। क्रेमलिन के अपने आंतरिक अनुमानों के अनुसार सितंबर 2026 में जब राज्य ड्यूमा चुनाव शुरू होंगे तब रूस की केवल 55% आबादी पुतिन की कार्रवाइयों को मंजूरी देगी। पुतिन के लिए और भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि अनुमान है कि 33% लोग खुलकर असहमति जताएंगे, जबकि बाकी 12% या तो अनिर्णित रहेंगे या फिर हम अपने राष्ट्रपति से प्यार करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं की श्रेणी में नहीं आएंगे। पुतिन पहले ही इस रिपोर्ट से चौंक गए होंगे, लेकिन जो बात उन्हें सच में परेशान कर रही है वह यह है कि जिस पार्टी पर उनका नियंत्रण है, यूनाइटेड रशिया, उसका समर्थन लगातार घटता जा रहा है। ज़ेलेंस्की बताते हैं, सितंबर में चुनाव के समय ये समस्या बनती है जिससे विपक्षी पार्टियों को, जैसे रूसी कम्युनिस्ट पार्टी को, पुतिन को चुनौती देने और संसद में बढ़त पाने का मौका मिलता है। यूनाइटेड रशिया पार्टी का इस समस्या का हल शायद यह होगा कि वे कहीं अधिक धांधली का इस्तेमाल करें ताकि पुतिन को वे नतीजे मिल सके जिनकी उन्हें राज्य ड्यूमा पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए ज़रूरत है। पुतिन जहां भी देखते हैं उन्हें ऐसे रूसी लोग दिखाई देते हैं जो बदलाव के लिए तैयार हैं। वे मानते हैं रूस टूटने के कगार पर है और उंगलियां उस व्यक्ति की ओर है जो देश चलाने के बजाय बंकरों में छुपा है। पुतिन की हालत और खराब होती जा रही है। लीक दस्तावेज सिर्फ पुतिन व उनकी पार्टी के समर्थन में गिरावट नहीं दिखाते, वे यह भी दावा करते हैं कि दस्तावेजों में जिसे विरोधी माहौल कहा गया है उसमें कई रूसी क्षेत्रों में भी मापनीय वृद्धि हुई है। ये यूनाइटेड 24 मीडिया की 14 मई की रिपोर्ट से मेल खाता है जिसमें कहा गया कि रूस में विरोध की संभावना 2 वर्षों में सबसे अधिक है। उस रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्र लेवाडा सेंटर द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में यह सामने आया कि 20% रूसी मानते हैं कि रूस में गिरते जीवन स्तर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन संभव है, जो यह साफ संकेत देता है कि पुतिन को इस समय इतना विरोध क्यों झेलना पड़ रहा है, उसके पीछे एक कारण क्या है। 14% लोगों का मानना है कि राजनीतिक मांगों को लेकर विरोध हो सकता है। नवंबर 2025 में जब लेवाडा सेंटर ने आखिरी बार यह सर्वे किया था तब ये प्रतिशत क्रमशः 16% और 11% थे। ये आंकड़े बढ़ गए हैं। बाकी चीजों के साथ देखने पर साफ है कि रूसी लोग पुतिन की थोपी जंग से तंग आ चुके हैं, जो उनके देश को कमजोर कर रही है। ये हमें अच्छे से इस बात पर ले आता है कि ये सब अभी क्यों हो रहा है। ज़ेलेंस्की लीक दस्तावेजों से बताते हैं कि पुतिन की लोकप्रियता क्यों घट रही है और उन्हें रूस की संसद में क्यों घेरा जा रहा है। ज़ेलेंस्की कहते हैं, हम मानते हैं कि ये रिपोर्टें जून, जुलाई और अगस्त की संभावित घटनाओं को भी ध्यान में नहीं रखती हैं, जो रूस की स्थिति को और प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती। दूसरे शब्दों में कहे तो रूसी लोगों की बड़े पैमाने पर मौतें पुतिन की लोकप्रियता में गिरावट में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है और जैसे जैसे रूस अपनी ग्रीष्मकालीन आक्रमण शुरू करेगा यह स्थिति और भी खराब होने वाली है। बहुचर्चित वसंत आक्रमण रूस के लिए पहले ही काफी बुरा साबित हुआ। डोनेट्स्क के पतन की जमीन तैयार करने के बजाय रूस को भारी मौतें और चोटें मिली। मार्च और अप्रैल दोनों महीनों में रूस ने यूक्रेन की रक्षा के चलते करीब 35,000 सैनिक गंवाए। मई भी ज्यादा बेहतर नहीं था क्योंकि रूस के युद्ध क्षेत्र में नुकसान 30,000 से अधिक रहा, जिससे वसंत आक्रमण के परिणाम स्वरूप लगभग 1,10,000 रूसी मारे गए या घायल हुए। इसकी जानकारी लीक हुए
क्रेमलिन रिपोर्ट में दी गई है, लेकिन अनुमान यह नहीं दर्शाते कि गर्मियों के दौरान रूस के साथ क्या होने वाला है जब वह अपने हमलों को और तेज करने की कोशिश करेगा। शुरुआती संकेत पुतिन के लिए अच्छे नहीं। सिर्फ 13 जून को ही रूस ने 1440 सैनिक खो दिए, प्रावडा रिपोर्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि पहले से ही विनाशकारी हताहतों की संख्या कम हो रही है। अगर कुछ हो रहा है तो वह यह है कि यह संख्या और बढ़ रही है। पुतिन की प्रतिक्रिया इसके जवाब में धीरे धीरे लामबंदी की एक प्रक्रिया शुरू करना रही है, जो और भी ज्यादा रूसी मौतों का कारण बनेगी और नतीजतन जनता में और भी ज्यादा असंतोष पैदा होगा, जो पहले से ही मानती है कि पुतिन उनके देश को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। 13 जून को प्रावदा ने रिपोर्ट किया कि पुतिन ने एक नया फरमान पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे रूसी सशस्त्र बलों की कुल स्वीकृत ताकत बढ़ाकर 23,99,130 कर दी गई है, जिसमें से 15,10,000 सक्रिय सेवा में तैनात सैनिक होंगे। कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक रूस अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर पा रहा है। यूक्रेनी खुफिया के अनुसार 2026 के पहले 3 महीनों में 70,500 लोगों ने रूस के लिए सैनिक बनने का नामांकन किया, जो तय लक्ष्य से 30,000 कम है। ये 2025 की इसी अवधि में नामांकित 90,000 से करीब 20,000 कम है। पुतिन फिर भी कहते हैं रूस की सेना बढ़नी चाहिए। इस समय ऐसा लग रहा है कि उनके पास लामबंदी ही एकमात्र विकल्प बचेगा, और इसका मतलब है कि रूस के अंदर जो गुस्सा पहले से ही है अपने युवकों की एक पूरी पीढ़ी को खोने को लेकर, जैसा कि मरकायेव ने स्टेट ड्यूमा में कहा था, वह गुस्सा और भी बढ़ेगा। ये पुतिन के लिए बुरा है, लेकिन रूसियों का गुस्सा केवल पुतिन के आक्रमण से हुई मौतों तक सीमित नहीं है। जैसा कि टेलीग्राफ ने बताया है, रूसी रक्षा खर्च उस स्तर तक पहुंच गया है जो हमने शीत युद्ध के दौर के बाद से नहीं देखा था। इसमें कहा गया है कि 2026 की शुरुआत में सैन्य खर्च पिछले साल की तुलना में 30% बढ़ गया, जिसका मतलब है कि पुतिन का युद्ध रूस के कुल बजट खर्च का 46% हिस्सा है। मिलिटार न्यू अपनी एक रिपोर्ट में इस आकलन की पुष्टि करता है, जिसमें कहा गया है कि रूसी राज्य बजट का लगभग हर दूसरा रूबल युद्ध में जा रहा है। जरा याद कीजिए, हमने पहले लावाडा सेंटर के जो सर्वे बताए थे। लावाडा ने पाया कि 20% रूसी मानते हैं कि रूस के अंदर जीवन स्तर गिरने की वजह से विरोध प्रदर्शन होने की संभावना है। यह बेहिसाब सैन्य खर्च उन विरोध प्रदर्शनों की वजह बनेगा, क्योंकि पुतिन का अपने युद्ध को लेकर जुनून ही रूस को आर्थिक संकट की ओर धकेल रहा है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस बारे में खुलकर बोला है, और वे उन आवाजों में शामिल हो गए हैं जो पुतिन से या तो बदलाव लाने या रास्ता छोड़ने की मांग कर रहे हैं। रूस के केंद्रीय बैंक की गवर्नर एल्विरा नाबुलिना लगभग 1 साल से आने वाले आर्थिक संकट की चेतावनी दे रही है। 2025 के सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में नाबुलिना ने अन्य लोगों के साथ रूस की अर्थव्यवस्था में मंदी की चेतावनी दी। करीब 1 साल बाद अप्रैल 2026 में उन्होंने कहा कि रूस में 2.5 मिलियन श्रमिकों की कमी है, जो उनके अनुसार आधुनिक रूस में पहली बार है। नाबुलिना भले ही रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों की तरह पुतिन को हटाने की मांग नहीं कर रही हो, लेकिन वह यह स्पष्ट कर रही है कि रूस की स्थिति के लिए पुतिन की आर्थिक नीतियां जिम्मेदार हैं। नाबुलिना 2026 की गर्मियों में क्या बोल रही हैं? ज्यादा कुछ नहीं, जैसा कि सामने आया है। नाबुलिना 2026 के उस फोरम में नहीं थी जहां उन्होंने 1 साल पहले मंदी की चेतावनी दी थी, और पिछले कुछ हफ्तों में भी वह कम दिखाई दी है। उन्होंने जून के पहले हफ्ते में पुतिन व मंत्रियों के साथ ब्याज दरों पर बैठक छोड़ दी थी। क्रेमलिन का कहना है कि वह बीमारी की छुट्टी पर हैं। यह रूस है और नाबुलिना आर्थिक संकट की ओर इशारा कर रही हैं, जिसे पुतिन छुपाना चाहते हैं। क्या वे बीमारी की छुट्टी पर हैं, या उन्हें फैसले लेने वाली उन बैठकों से दूर रखा जा रहा है जो उनकी राय पर केंद्रित होनी चाहिए? जैसे ही वह अपने देश को बिखरते हुए और अपनी लोकप्रियता और विश्वास रेटिंग को गिरते हुए देख रहे हैं, पुतिन रूस की स्थिति को उसके लोगों से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हकीकत का सामना करना होगा। यूएनएन की 11 जून की रिपोर्ट के अनुसार एक अध्ययन में पाया गया कि रूस के वित्तीय भंडार लगभग खत्म हो गए हैं। ये देश की सकल घरेलू उत्पाद का
केवल 1.8% रह गए हैं, क्योंकि ऊर्जा से होने वाली आय साल दर साल 45% घट गई है। नाबुलिना ने श्रमिकों की कमी की चेतावनी दी, जिससे साफ है कि रूसी अर्थव्यवस्था अपनी उत्पादन सीमा पर है और उत्पादन अधिकतर लोगों के बजाय युद्ध पर केंद्रित है। नेस्ट सेंटर के एक और सर्वेक्षण में रूस की आर्थिक स्थिति से लोगों में असंतोष दिखाया गया है। सर्वेक्षण के मुताबिक सिर्फ 15% रूसियों की पुतिन की आर्थिक नीतियों पर सकारात्मक राय है, जबकि 1/3 की राय नकारात्मक है। सर्वेक्षणों में गुस्सा दिख रहा है, लेकिन पुतिन नहीं डगमगाएंगे। वह यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए इतने जिद्दी है कि रूस को लगातार गड्ढों में धकेलते जा रहे हैं। हर महीने हजारों लोग मरते हैं। आक्रमण को जारी रखने के लिए और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ रही है। फिर भी पुतिन रूस की सेना बढ़ाने के आदेशों पर हस्ताक्षर कर इन समस्याओं को बढ़ाते हैं। मार्कायेव सही है, रूस सामाजिक विस्फोट के कगार पर है, पर पुतिन अभी भी इसे नहीं देख पा रहे हैं। वे प्रतिबंध लगाते और इनकार करते हैं, जबकि चेतावनी और अलार्म बज रहे हैं, फिर भी ध्यान यूक्रेन पर ही है। रूस पतन की ओर है और पुतिन इसका नेतृत्व कर रहे हैं। पुतिन खुद रूस और यूक्रेन के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन यूक्रेन को रूस को यह दिखाने के लिए ज्यादा मदद नहीं चाहिए कि पुतिन का आक्रमण रूस के लिए खराब फैसला था। 1 साल से भी कम समय में यूक्रेन की नई रणनीति ने 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है। यही बात पुतिन को रात भर जगाए रखती है और इसी कारण वे यूक्रेन पर ध्यान देते हुए देश को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे वीडियो में और जानें, पुतिन की असफलताओं और रूस में गुस्से का विश्लेषण देखने के लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।